देखो हमें ना कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी है। इससे पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या था वो तो हो गया था ना, दोबारा बताऊं एक बार, आ गया समझ। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी देखनी है हमें, मतलब कुछ टर्म्स के मतलब समझने हैं। जैसे सबसे पहले आइसोमर्स। अब आइसोमर्स तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा उनका? अलग अलग होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अब नंबर ऑफ आइसोमर्स हम निकालते 2 रेज टू द पावर n करके। कैसे निकालेंगे 2 रेज टू द पावर n करके? और n है यहाँ पे कायरल सेंटर। n क्या है? कायरल सेंटर। कायरल कार्बन पता है तुम्हें क्या होता है? क्या होता है? हाँ, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ जो ग्रुप है वो अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं, है ना। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखो, इसमें बस इस कार्बन को छोड़ देना, बाकी तुम्हें बताओ कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं? बताओ कितने हैं? कैसे देखे? हाइड्रोजन है, इसमें तो क्या है, 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये तो कायरल कार्बन है नहीं। अब इसको देखेंगे, इसमें एक ग्रुप तो क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा ग्रुप क्या है? OH। तीसरा ग्रुप क्या है? ये पूरा का पूरा जो ऊपर है ये तीसरा ग्रुप है। और फोर्थ ग्रुप क्या है? नीचे जितनी भी चेन है वो उसका फोर्थ ग्रुप है। ठीक है, तो पहला कार्बन तो ये हो गया कायरल कार्बन। दूसरा कायरल कार्बन कौन सा होगा? अब ये देखो, इसमें एक तो ग्रुप H, एक OH, एक ये पूरा ग्रुप और एक नीचे वाला ग्रुप, तो ये भी दूसरा कायरल कार्बन हो गया क्योंकि चारों ग्रुप क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, एक ग्रुप तो इस पे ये है, एक पूरा ऊपर वाला ग्रुप, एक H और एक OH, चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये भी कायरल कार्बन है। वहीं अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस पे 2 हाइड्रोजन सेम सेम हो गए, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो इसके अंदर टोटल कायरल कार्बन कितने हैं? 3। तो इसमें आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके? 2 रेज़ टू द पावर 3 8। ठीक है, 8 बनेंगे। 8 आइसोमर्स होंगे इसके। नेक्स्ट कायरल कार्बन के बारे में बता रखा है, कार्बन एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ जो ग्रुप है वो चारों ग्रुप अलग अलग हो, उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। अब ग्लूकोज के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने हो तो ग्लूकोज में कोशिश करना निकालने की। ग्लूकोज में सोच के देखो, दिमाग में सोच के देखो, ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन? 6, है ना। सबसे ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होता है ग्लूकोज में? अल्डिहाइड। तो उसका तो हमें देखना नहीं है ना, क्योंकि कायरल कार्बन हम कहाँ देखते हैं? जहाँ चारों तरफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहां तो देखेंगे नहीं कायरल कार्बन। अब उससे नीचे वाले कार्बन पे आओ, वो कायरल कार्बन है, उससे नीचे वाला भी कायरल कार्बन है, बस कौन सा नहीं होगा कायरल कार्बन? सबसे नीचे वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सबसे नीचे वाला? क्योंकि उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो कितने कायरल कार्बन बच गए? 4। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 16। 2 रेज़ टू द पावर 4 16। तो ग्लूकोज में कितने आइसोमर्स होंगे? 16। कितने होंगे? 16 आइसोमर होंगे ग्लूकोज के। तो नंबर ऑफ आइसोमर जो है वो डिपेंड करते हैं अपॉन नंबर ऑफ कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन का एक और नाम होता है एसिमेट्रिक कार्बन। क्या होगा कायरल कार्बन का एक और नाम? एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे एक कार्बन है उसके चारों तरफ सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो वो तो सिमेट्रिक होगा, किसी तरफ से काटे हमें सेम मॉलिक्यूल मिलेंगे, लेकिन ये है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं। ठीक है, तो कायरल कार्बन का एक और नाम है एसिमेट्रिक। अब हमें पूरा स्ट्रक्चर बना के देखने की जरूरत नहीं है, तरीका देखो आइसोमर निकालने का। अल्डोज फॉर्म अगर है, अल्डोज फॉर्म मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? अल्डिहाइड। अगर अल्डोज फॉर्म है तो उसका पहला कार्बन और लास्ट कार्बन क्या होंगे? सिमेट्रिक, मतलब वो कायरल नहीं होंगे, उसको छोड़ के सारे कायरल होंगे। जैसे हमने ग्लूकोज को देखा, ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन? 6 कार्बन होते हैं ना। और ग्लूकोज अल्डोज है या कीटोज? अल्डोज। तो अल्डोज में हमें क्या करना है? एक तो पहला कार्बन छोड़ना और एक लास्ट वाला, मतलब टोटल कितने छोड़ने हैं? 2 कार्बन छोड़ने। अब 6 में से 2 गए
चार, चार कायरल कार्बन बचे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें किसी टेट्रोज के अंदर, ठीक है, टेट्रोज में अगर हम अल्डोज देखें, टेट्रोज में अल्डोज देखेंगे तो कितने आइसोमर आएंगे? दो छोड़ दो, है ना, दो छोड़ दो, कितने कायरल कार्बन बचे? दो, तो 2 रेज टू द पावर 2, कितने आइसोमर? 4 आइसोमर। समझ रहे हो? यही अगर ट्राइओज में देखोगे, ट्राइओज में अल्डोज देखो, कितने आइसोमर होंगे? ट्राइओज मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन। अल्डोज है तो 2 कार्बन हमें छोड़ने हैं, एक तो पहला वाला और एक लास्ट वाला, तो कितने कायरल कार्बन बचे? 1 कायरल कार्बन बचा। 2 रेज टू द पावर 1 2, तो कितने आइसोमर? 2 आइसोमर। ठीक है, यही अगर हम बात करें हेप्टोज की, हेप्टोज में अल्डोज की बात करें तो कितने होंगे? हेप्टोज मतलब कितने कार्बन? 7, 7 में से कितने माइनस करोगे? 2, कितने बचे? 5, 2 रेज टू द पावर 5 32, कितना होगा? 32। ठीक है, ये तो बात हुई अल्डोज की। अगर कीटोज की बात करें तो कीटोज में हमें 3 कार्बन छोड़ने पड़ेंगे, एक तो फर्स्ट, एक सेकंड। क्यों? सेकंड पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, और फर्स्ट पे क्या था? फर्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे तो वो भी कायरल नहीं होगा, और लास्ट पे भी क्या थे? 2 हाइड्रोजन, तो वो भी कायरल नहीं होगा। तो कीटोज में क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड और लास्ट जो कार्बन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, मतलब वो कायरल नहीं होते। तो यही अगर तुम्हें फ्रक्टोज में निकालना होता, फ्रक्टोज क्या है? एक हेक्सोज, हेक्सोज मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। माइनस कितने करने हैं कीटोज में? फ्रक्टोज एक कीटोज है ना, कीटोन ग्रुप था, तो 3 माइनस करने, कितने बचे? 3 बचे। 2 रेज टू द पावर 3, कितने होंगे फ्रक्टोज के आइसोमर? 8। ठीक है, निकाल लोगे ना यूं। अल्डोज है तो कितने कार्बन छोड़ोगे? 2, और कीटोज है तो 3 कार्बन छोड़ने, बाकी सारे कायरल। और फिर फॉर्मूला क्या है? 2 रेज टू द पावर n। नेक्स्ट हमें देखना है एपीमर क्या होते हैं। देखो, these are group of compounds which differ from each other with respect to hydroxy group at one position। अब ये जो 1 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एपीमर क्या होते हैं कि मैंने तुम्हें 2 कंपाउंड दिखा दिए स्ट्रेट चेन में, एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। ठीक है, अब इन दोनों में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हम किसको बोलते हैं? OH को। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सिर्फ एक पोजीशन पे अलग होगा, अगर एक से ज्यादा या एक से कम पोजीशन पे अलग है तो वो दोनों कंपाउंड आपस में एपीमर नहीं होंगे। हमें सिर्फ क्या देखना है? OH की पोजीशन। किसकी पोजीशन? OH की। अगर वो OH की पोजीशन एक जगह अलग है तो वो एपीमर होंगे, लेकिन एक से ज्यादा या एक से कम जगह अगर अलग है तो वो एपीमर नहीं होंगे। जैसे ये देखो, ग्लूकोज का तो आता है ना हमें स्ट्रक्चर बनाना। ग्लूकोज क्या है? एक हेक्सोज, और हमने देखा था सारे हेक्सोजेस में कौन से कार्बन पे OH उल्टी साइड होता है? 3rd कार्बन पे। कौन से कार्बन पे? 3rd कार्बन पे। ग्लूकोज है तो कितने कार्बन लिखोगे? 6, तो 6 कार्बन लिखे हमने। अब ग्लूकोज में सिर्फ 3rd कार्बन पे OH किस साइड होगा? लेफ्ट साइड। किस साइड होगा? लेफ्ट साइड। बाकी सारे OH राइट साइड। ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अब देखो मैनोज में क्या होता है कि मैनोज में 3rd कार्बन पे तो है OH इस साइड। क्यों? क्योंकि मैनोज भी एक हेक्सोज है ना, और सारे हेक्सोजेस में कार्बन पे OH, 3rd कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में होगा। लेकिन मैनोज के अंदर 3rd कार्बन के साथ साथ 2nd कार्बन पे भी OH लेफ्ट साइड में है। अब तुम ये ग्लूकोज और मैनोज का स्ट्रक्चर देखो, कितनी जगह पे OH अलग अलग हैं? एक ही जगह पे। कैसे? ग्लूकोज में 2nd कार्बन पे OH कहां पे है? राइट में, और यहाँ पे 2nd कार्बन पे OH लेफ्ट में। तो सिर्फ एक जगह पे OH का डिफरेंस आ रहा है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो हम कहेंगे ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स। ग्लूकोज और मैनोज क्या है? एपीमर्स। तो अगर तुमसे कोई मैनोज का स्ट्रक्चर बनवाए तो कैसे बनाओगे? पूरा का पूरा ग्लूकोज बना दो। ठीक है, बस तुम्हें 2nd कार्बन पे क्या करना है? OH लेफ्ट साइड में करना है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज पे तो 3rd साइड पे है, 3rd कार्बन पे है, तो मैनोज में 3rd कार्बन पे तो होगा ही OH लेफ्ट में, 3rd के साथ साथ 2nd पे भी OH लेफ्ट में होगा। तो ग्लूकोज और मैनोज में कौन से कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है? 2nd कार्बन पे। इसीलिए ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स। क्या है?
एपिमर्स। यही अब तुम ग्लूकोज और गैलेक्टोज देखो, देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ कार्बन पे। कौन से कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पे OH राइट साइड में है और गैलेक्टोज में OH लेफ्ट साइड में। तो अब कोई गैलेक्टोज का चेन स्ट्रक्चर बनवाए तो बना सकते हो। बस क्या करना है, यू का यू पूरा ग्लूकोज बनाना है, लेकिन थर्ड कार्बन के साथ साथ फोर्थ कार्बन पे भी OH लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, एपिमर्स। तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपिमर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपिमर्स। पर अब देख के बताओ क्या मैनोज और गैलेक्टोज एपिमर्स है, देखो क्यों नहीं है एपिमर्स, क्योंकि एक तो डिफरेंस यहाँ कहाँ पे आ रहा है, मैनोज और गैलेक्टोज में, फोर्थ कार्बन पे और सेकंड पे। तो टोटल डिफरेंस कितनी जगह आ रहा है मैनोज और गैलेक्टोज में, 2 जगह आ रहा है। पर हमने देखा था एपिमर होने के लिए डिफरेंस बस एक जगह पे आना चाहिए, लेकिन मैनोज और गैलेक्टोज में यहाँ पे OH लेफ्ट में है, गैलेक्टोज में यहाँ पे OH राइट में है, मैनोज में फोर्थ कार्बन पे OH राइट में है, यहाँ पे OH लेफ्ट में। तो 2 जगह OH का डिफरेंस आ गया, इसीलिए ये एपिमर नहीं है। पर आइसोमर तो है। क्यों है आइसोमर, इसमें भी कितने कार्बन, 6, इसमें भी कितने कार्बन, 6, उतने ही H उसमें और उतने ही O इसमें। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सारे सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है दोनों का अलग अलग। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां से निकलती है कि ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपिमर्स, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपिमर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपिमर्स, बट मैनोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट एपिमर्स, दीज आर आइसोमर्स। ये क्या है, आइसोमर्स। ठीक है, अब रफ नोटबुक निकालो और मैनोज का और गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ मेरे को। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो टर्म है वो है एनोमर्स। नेक्स्ट क्या है, एनोमर्स। अब देखो एनोमेरिक कार्बन इज द नियरेस्ट कार्बन लिंक्ड टू ऑक्सीजन इन रिंग। जैसे अब तुमने रिंग बनाई, रिंग के पास तुम्हें अपनी नोटबुक में देख के बताओ सबसे पास वाला कार्बन कौन सा दिख रहा है। अपनी जो तुमने रिंग बनाई है नोटबुक में, उसमें तुम्हें ऑक्सीजन के बिल्कुल पास कौन सा कार्बन दिख रहा है, फर्स्ट और फिफ्थ। तो जो ऑक्सीजन के पास बिल्कुल पास में कार्बन होता है उस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। तो बिल्कुल जो फर्स्ट है, बिल्कुल सबसे पहला जो कार्बन है वो कौन सा है, कार्बन नंबर 1। कौन सा है, कार्बन नंबर 1। तो एनोमेरिक कार्बन मतलब जो ऑक्सीजन के बिल्कुल नियरेस्ट हो, उस कार्बन के ऊपर हमें देखनी है पोजीशन OH ग्रुप की, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। देखो तो एनोमेरिक कार्बन क्या है, नियरेस्ट कार्बन लिंक्ड टू ऑक्सीजन। और किस में देखेंगे एनोमेरिक कार्बन, हम रिंग में देख सकते हैं, चेन स्ट्रक्चर में नहीं देखते। तो देखो डेजिग्नेशन ऑफ शुगर एज अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन। अब हमें फोकस करना है एनोमेरिक कार्बन पे। एनोमेरिक कार्बन मतलब ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन, उस कार्बन पे हमें देखना है OH। क्या देखना है, OH। और उस OH के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी शुगर किस टाइप की है। ठीक है, तो अब एनोमर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक अल्फा एनोमर और एक बीटा एनोमर। अल्फा और बीटा में से L किस में आ रहा है, अल्फा में। किस में आ रहा है, अल्फा में। और अबव और बिलो, अबव और बिलो में से L किस में आ रहा है, बिलो में। तो अल्फा से याद रखना बिलो, अल्फा से क्या याद रखोगे, बिलो। तो अल्फा एनोमर में क्या होता है कि जो OH होगा वो हमारा बिलो होगा, मतलब नीचे होगा, जबकि बीटा एनोमर में OH कहाँ पे होगा, अबव। L से याद रखना, अल्फा में OH बिलो और बीटा में OH अबव। ठीक है, अब देखो जैसे ये था हमारे पास गैलेक्टोज था, गैलेक्टोज का अभी अभी बनाया है ना तुमने स्ट्रक्चर। अब गैलेक्टोज में तुम जैसे बनाते वक्त जब ऑल्डिहाइड तुम लिखते हो, ऑल्डिहाइड का OH बना के लिखते हो रिंग में फर्स्ट कार्बन पे, तो हमें पता नहीं चलता कि OH को ऊपर रखें या H को ऊपर रखें, है ना। तो अब
अगर वो OH हमने ऊपर रखा है, अबव मतलब बीटा, तो इसको हम, इस शुगर को हम सिर्फ गैलेक्टोज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बीटा गैलेक्टोज। ये हमने कैसे देखा, हमने फोकस किया एनोमेरिक कार्बन पे। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, ऑक्सीजन के बिल्कुल पास वाला कार्बन। तो ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पे हमने फोकस किया, हमने OH की पोजीशन देखी। OH की पोजीशन क्या थी, अबव। क्या थी, अबव। मतलब ये कौन सा एनोमर है, बीटा एनोमर। कौन सा एनोमर है, बीटा एनोमर। तो इसको हम गैलेक्टोज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बीटा गैलेक्टोज। यही अगर ये ग्लूकोज होता, ग्लूकोज में ये OH नीचे होता, H ऊपर होता, तो उसको हम बोलते अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते, अल्फा ग्लूकोज। तो शुगर हम कभी भी यूं नहीं बोलते ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, उसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। किस बेसिस पे, एनोमेरिक कार्बन पे OH की पोजीशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे, एनोमेरिक कार्बन पे OH की पोजीशन के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तुम ऑर्गेनिक पढ़ी होगी तुमने, उसमें भी तुम पढ़ते हो डी शुगर, एल शुगर, ऐसे पढ़ा होगा तुमने। तो एक तो हमारा कैपिटल डी और कैपिटल एल शुगर अलग होता है, और स्मॉल डी और स्मॉल एल शुगर अलग होता है। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल शुगर देखो क्या होता है। Sugar is designated as capital D and capital L on the basis of position of hydroxy group on penultimate carbon। penultimate carbon मैंने तुम्हें बताया था कौन सा होता है penultimate carbon, लास्ट से जस्ट ऊपर वाला कार्बन। तो लास्ट से जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे हमें फोकस करना है, और उस पे हमें फिर से OH की पोजीशन देखनी है। किसकी पोजीशन देखनी है, OH की पोजीशन देखनी है। अब अगर वो OH लेफ्ट साइड में है तो हम शुगर को बोलेंगे L शुगर, L से लेफ्ट और L से L शुगर। अगर OH लेफ्ट में है तो शुगर कौन सी, L। ध्यान रखना इस L को तुम स्मॉल l नहीं लिख सकते, कौन सी शुगर है, कैपिटल L शुगर। और अगर OH पेनल्टीमेट कार्बन पे राइट साइड में तो शुगर कौन सी होगी, D शुगर। कौन सी शुगर, D शुगर। अब इसको देखो, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 4। पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा है, थर्ड वाला। पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड कार्बन पे OH राइट में है या लेफ्ट में है, राइट में। तो शुगर कौन सी होगी, D शुगर। कौन सी शुगर, D शुगर। यहाँ पे देखो OH किस साइड है, लेफ्ट साइड में। पेनल्टीमेट कार्बन पे देखना, लास्ट से पहले वाले कार्बन पे। तो ये शुगर कौन सी है, L शुगर। कौन सी शुगर है, L शुगर। अब देखो पूरा नाम बोल सकते हो तुम इसका, जैसे ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज पे पेनल्टीमेट कार्बन का नंबर बताओ क्या है, 5वां। कौन सा है पेनल्टीमेट कार्बन, 5th। अब पेनल्टीमेट कार्बन पे OH किस साइड है, राइट साइड। मतलब ये कौन सा शुगर है, D शुगर। तो इसको D गैलेक्टोज बोलेंगे। ठीक है, D गैलेक्टोज तो बोल दिया। जब इसकी रिंग बनाई तो एनोमर कौन सा बनाइए, बीटा एनोमर। तो पूरा नाम क्या होगा, D बीटा गैलेक्टोज। पूरा नाम क्या होगा, D बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, तो D और L शुगर कौन से कार्बन को देख के बताओगे, पेनल्टीमेट। कौन से को देख के, पेनल्टीमेट को देख के। और पेनल्टीमेट पे भी H देखोगे या OH, OH देखना। ठीक है, OH लेफ्ट में है तो L शुगर, राइट में है तो D शुगर। ये तो था कैपिटल L और कैपिटल L और कैपिटल L शुगर। अब है स्मॉल d और स्मॉल l शुगर। इसमें देखो क्या होगा, स्मॉल d का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है स्मॉल d का मतलब, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और स्मॉल l का मतलब होगा लीवो रोटेटरी। इसका मतलब क्या होगा, लीवो रोटेटरी। देखो हमने क्या किया कि एक बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट ली। पोलराइज्ड लाइट तुम्हें पता है क्या होती है, रे ऑप्टिक्स हो गया, पता है पोलराइज्ड लाइट, नहीं पता। जैसे जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में टोटल कितने कलर हैं, 7 कलर है ना। अब अगर लाइट यहाँ पे यूं इस रूम में अगर हम देखें तो लाइट यूं डिस्पर्स्ड है ना, किसी एक प्लेन में नहीं जा रही लाइट। अगर हम उस लाइट को किसी तरीके से सिर्फ एक प्लेन में भेजने लग जाएं तो वो लाइट क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हमने कौन सी लाइट ली है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ली है। और उस लाइट को हम जो भी हमारा शुगर सोल्यूशन है, जैसे हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने ग्लूकोज डाल दिया। क्या डाल दिया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में हमने डाल दिया पानी। तो हमारा किसका सोल्यूशन बन गया, ग्लूकोज सोल्यूशन। क्या बन गया, ग्लूकोज सोल्यूशन। अब उस ग्लूकोज सोल्यूशन पे हमने डाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट डाली है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली है।
अब उस बीकर में से लाइट बाहर आएगी निकल के, अगर वो लाइट लेफ्ट की तरफ गई है तो कौन सी शुगर, एल शुगर। अगर वो राइट की साइड रोटेट हुई है तो डी शुगर, स्मॉल डी शुगर। ठीक है, तो कैपिटल डी और कैपिटल एल तो हम डिसाइड करते हैं OH के बेसिस पे, पर स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अगर लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट हुई तो एल शुगर, राइट की तरफ रोटेट हुई तो स्मॉल डी शुगर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब कल हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे वो कितने टाइप के थे, 4 टाइप के। कौन कौन से, मोनोसेक्राइड, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड हमारा हो गया, सेक्राइड का मतलब क्या होता है, शुगर, है ना। तो मोनोसेक्राइड में कितनी शुगर यूनिट, 1 शुगर यूनिट, है ना। डेराइव्ड मोनोसेक्राइड है तो ये भी मोनोसेक्राइड, तो इनमें भी कितनी शुगर यूनिट होंगी, एक ही होगी। बस ये डेराइव्ड है, मतलब मोनोसेक्राइड से ही हमने इनको डेराइव किया है। तो देखो ये है तो मोनोसेक्राइड, बट इट ऑल्सो कंटेन्स एन एडिशनल ग्रुप। जो मोनोसेक्राइड है उसी में ही हम कोई एडिशनल ग्रुप ऐड कर देंगे, जैसे फॉस्फेट ऐड कर देंगे, अमोनिया ऐड कर देंगे, उसी से हमारा बन जाएगा डेराइव्ड मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड से ही कुछ नया बना रहे हैं। तो डेराइव्ड मोनोसेक्राइड का पहला एग्जाम्पल है अमीनो शुगर। क्या है पहला एग्जाम्पल, यानी तुम्हें एक शुगर लेनी है और उस शुगर पे कौन सा ग्रुप ऐड करना है, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप कौन सा होता है, NH2। अमीनो ग्रुप कौन सा होता है, NH2 ग्रुप। तो देखो हमें अमीनो ग्रुप लेना है और वो अमीनो ग्रुप हमेशा आएगा कार्बन नंबर 2 पे। कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे। और कार्बन नंबर 2 पे वो कहाँ आएगा, कार्बन नंबर 2 पे पहले OH था, उस OH को हटा के अब कौन सा ग्रुप आ गया, अमीनो ग्रुप। तो उस शुगर को हम बोल देंगे अमीनो शुगर। क्या बोलेंगे, जैसे तुम्हारे पास ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पे क्या था, H और OH। तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 का OH हटा के हमने लगा दिया NH2। क्या लगा दिया, NH2। तो अब वो ग्लूकोज नहीं रहा, अब वो बन गया ग्लूकोजामाइन। क्या बन गया, ग्लूकोजामाइन बन गया। ठीक है, तो ग्लूकोजामाइन क्या है, एक डेराइव्ड मोनोसेक्राइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गैलेक्टोसामाइन। अब गैलेक्टोसामाइन में भी क्या करेंगे, कार्बन नंबर 2 पे OH हटा के क्या लगा देंगे, NH2। क्या लगा देंगे, NH2। तो क्या बन जाएगा, गैलेक्टोसामाइन। ठीक है, अगर यही हमने NH2 की जगह NCH3CHO लगा दिया। अब NCH3CHO क्या होता है, N-एसिटाइल। ये ग्रुप क्या है, N-एसिटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अगर यहाँ पे गैलेक्टोज लोगे, ग्लूकोज की जगह गैलेक्टोज लोगे तो क्या बनेगा, N-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ये नाग और नाम सुना है तुमने पहले, बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है नाग, NAG, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है और N-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो ये बने कैसे, ग्लूकोज था तुम्हारे पास, उसके कार्बन नंबर 2 का OH हटा के अगर NH2 लगा दिया तो बना ग्लूकोजामाइन। यही काम गैलेक्टोज पे किया तो बना गैलेक्टोजामाइन। ठीक है, यही काम अगर तुमने N-एसिटाइल के साथ किया तो बना N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन या N-एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। तो ये किसके एग्जाम्पल है, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड के। ठीक है, अमीनो शुगर देखे अभी हमने। नेक्स्ट आते हैं एसिडिक शुगर। अब एसिडिक शुगर है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि एसिडिक शुगर में जैसे वहां पे तुम क्या लगा रहे थे, NH2 लगा रहे थे, तो एसिडिक शुगर में बस क्या लगा दोगे, COH लगा दोगे, तो वो एसिडिक शुगर बनेगा। ठीक है नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। नेक्स्ट देखो, अमीनो शुगर एंड एसिडिक शुगर आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स। जब हम पॉलीसेक्राइड बनाएंगे तो पॉलीसेक्राइड किससे बनेंगे, मोनोसेक्राइड से ही बनेंगे, है ना। तो इन डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स को जोड़ के हम बनाते हैं पॉलीसेक्राइड्स। क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, देखो शुगर फॉस्फेट बता रखा है। जैसे प्लांट फिजियो में ग्लाइकोलिसिस में तुम पढ़ते हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये सब पढ़ते हो ना। तो वो सारे क्या हैं, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड। क्या है वो, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड। वो कैसे बने, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है ना। अब ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन पे अगर तुमने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो क्या बन गया,
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अगर फर्स्ट और सिक्स दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट लगा दिया तो क्या बन गया, ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या बन गया, ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो ये दोनों के दोनों क्या है, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड। क्या है दोनों, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में शुगर यूनिट कितनी होंगी, 2 to 9 होंगी, है ना। तो देखो बायोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड आर डाइसेक्राइड। जैसे ओलिगोसेक्राइड में क्या हो सकता है, 2 शुगर यूनिट हो सकती हैं, 3 हो सकती है, 4, मतलब 2 से लेके 9 तक हो सकती हैं। अगर 2 शुगर यूनिट है तो डाइसेक्राइड, 3 है तो ट्राइसेक्राइड, 4 है तो टेट्रासेक्राइड। पर बायोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट है डाइसेक्राइड। कौन है सबसे इंपॉर्टेंट, डाइसेक्राइड। और हमें सिर्फ डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डाइसेक्राइड क्या है, ओलिगोसेक्राइड। और कितनी शुगर यूनिट होंगे डाइसेक्राइड में, 2 शुगर यूनिट होंगे। अब देखो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट से। इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड। जब डाइसेक्राइड बनेगा, डाई देखो कि सेक्राइड मतलब शुगर, डाई मतलब 2 शुगर यूनिट लेनी है। यानी जैसे ये एक ग्लूकोज ले लिया और ये दूसरा ग्लूकोज ले लिया, ये भी एक मोनोसेक्राइड है, ये भी एक मोनोसेक्राइड है। जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा डाइसेक्राइड। क्या बनेगा, डाइसेक्राइड। और जब ये दोनों मिलते हैं ना तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है नाम, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो 2 शुगर यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन। जब डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन होती है ना, जैसे एक ये ग्लूकोज था, एक ये ग्लूकोज, जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ से पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, पानी। और जब भी पानी निकलता है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो 2 मोनोसेक्राइड मिलके जब एक डाइसेक्राइड बनाते हैं, यानी जो डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, अब 2 मोनोसेक्राइड कंडेंस होके डाइसेक्राइड बना रहे हैं या अलग अलग होके डाइसेक्राइड बना रहे हैं, कंडेंस होके मिलके डाइसेक्राइड बना रहे हैं। तो जब डाइसेक्राइड की फॉर्मेशन होती है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि 2 मोनोसेक्राइड कंडेंस हो रहे हैं और बना रहे एक डाइसेक्राइड। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों। पहला एग्जाम्पल है माल्टोज। पहला क्या है, माल्टोज। माल्टोज बनता है 2 ग्लूकोज से। माल्टोज किससे बनेगा, 2 ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड। तो माल्टोज कितने शुगर यूनिट से बना है, 2 शुगर यूनिट से। और दोनों शुगर यूनिट क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज भी किससे बना है, दोनों ग्लूकोज से। आइसोमाल्टोज भी किससे बना है, दोनों ग्लूकोज से। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। लैक्टोज किससे बना है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से। नेक्स्ट है सुक्रोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुक्रोज बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। नेक्स्ट है ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज बना है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो अभी बताओ, पहले ग्लूकोज ग्लूकोज वाले बताओ, कितने बने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, 3 बने। पहला माल्टोज, दूसरा आइसोमाल्टोज, तीसरा ट्रीहेलोज, तीसरा क्या है, ट्रीहेलोज। फोर्थ जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना है वो क्या है, लैक्टोज। और क्या था, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है सुक्रोज। ठीक है, अब तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि अब तुम्हें बनाने स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो माल्टोज देखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ से क्वेश्चन भी आया था नीट में और मोस्टली मेरे को पता है 99% जनता नहीं कर पाई होगी उसको, क्योंकि इतना डीपली एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ। तो माल्टोज जो है उसको बोलते हैं माल्ट शुगर। क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब माल्टोज बनता कब है, जब 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। कौन से ग्लूकोज के, अल्फा ग्लूकोज के। अब जो वो एनोमर बताया था ना वो यहाँ काम आएगा। अल्फा ग्लूकोज मतलब एनोमेरिक कार्बन पे, एनोमेरिक कार्बन मतलब ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन, एनोमेरिक कार्बन पे OH अबव या बिलो, बिलो। कहाँ होगा, बिलो। तो हमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेने हैं जिनके ऊपर फर्स्ट कार्बन पे OH बिलो, कहाँ हो,
बिलो। अब यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। माल्टोज कब बनता है? जब दोनों मॉलिक्यूल किसके लें? ग्लूकोज के। अब फर्स्ट कार्बन देखो, फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ पे है? बिलो है ना, बिलो है। और यहाँ फर्स्ट कार्बन पे OH बिलो है, तो दोनों ग्लूकोज कैसे हैं? अल्फा ग्लूकोज। कैसे दोनों ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज। अब देखो, हमें इस ग्लूकोज का लेना है फर्स्ट कार्बन। कौन सा कार्बन? फर्स्ट कार्बन। दूसरे ग्लूकोज का लेना है फोर्थ कार्बन। अब यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है। H और OH मिलके क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? H2। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम था डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या बच गया? H और O, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया? H। तो देखो लिंकेज नहीं बना, हाँ ये लिंकेज बन गई ना, यहाँ पे H और O तो यहाँ पे था और यहाँ क्या है? H। तो एक ऐसी लिंकेज नहीं बन गई उन दोनों के बीच में, दोनों ग्लूकोज के बीच में यही लिंकेज बन गई ना, HO और H। तो इस लिंकेज का नाम है O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज का नाम क्या होगा? O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और कौन कौन से कार्बन के बीच में हुई है? फर्स्ट और फोर्थ। तो लिंकेज का नाम होगा अल्फा 1,4 O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है लिंकेज का नाम? अल्फा 1,4 O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ आया? और अब जो स्ट्रक्चर बना है ना, मतलब ये वाटर निकलने के बाद ये दोनों ग्लूकोज आपस में चिपक गए, है ना, कंडेंस हो गए, कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो अब जो स्ट्रक्चर बन गया उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? माल्टोज। क्या होगा स्ट्रक्चर का नाम? माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज में लिंकेज कौन सी होती है? अल्फा 1,4 O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था कि माल्टोज का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ट्राई करो नोटबुक में, इसको बंद करियो एक बार। माल्टोज का देखो, माल्टोज में हमने किस किस को लिंक किया है? कार्बन नंबर 1 को और कार्बन नंबर 4 को। दोनों कार्बन को लिंक करके क्या निकाल दिया? एक वाटर मॉलिक्यूल। मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं और माल्टोज बनता है तो निकलेगा वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। और आइसोमाल्टोज में सेम बात है, दोनों साइड हमें अल्फा ग्लूकोज लेने, है ना। अल्फा ग्लूकोज मतलब एनोमेरिक कार्बन पे OH बिलो। आइसोमाल्टोज में भी क्या ले लिए? दोनों H बिलो, मतलब नीचे ले लिए। लेकिन अब की बार लिंकेज होगी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में। कार्बन नंबर 1 से उठा लो H और कार्बन नंबर 6 से उठा लो OH। क्या निकाल दो? वाटर, है ना। बस लिंकेज कौन सी होगी यहाँ पे? अल्फा 1,6 O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाना है हमें? जैसे माल्टोज का ही बनाए, अगर माल्टोज किससे मिलके बना है? दो ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना है ना। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। C6H12O6। C6H12O6। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 12। कार्बन कितने? 12। हाइड्रोजन कितने? 24 यहाँ पे। और ऑक्सीजन कितने? 12। लेकिन जब माल्टोज बनता है ग्लूकोज से तो साथ में निकलता है वाटर। क्या निकलता है? वाटर। तो इसीलिए इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा वाटर। क्या माइनस करेंगे? वाटर। वाटर मतलब कितने हाइड्रोजन? 2। तो इसमें से कितने हाइड्रोजन माइनस करोगे? 2। और ऑक्सीजन कितनी माइनस करोगे? 1 ऑक्सीजन माइनस करोगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया? C12H22O11। तो ये फॉर्मूला किसका है? माल्टोज का। अब माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है लिंकेज का। माल्टोज में लिंकिंग है अल्फा 1, माल्टोज में अल्फा 1,4, पर आइसोमाल्टोज में है अल्फा 1,6 O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला माल्टोज और आइसोमाल्टोज का सेम होगा, दैट इज C12H22O11। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज है मिल्क शुगर और इसमें होगी बीटा 1,4 O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बनाओ, करो बंद इसको। बीटा
देखो बनी जाए लिंकिंग, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना लोगे ना, और ग्लूकोज का, है ना। पहले गैलेक्टोज बनाओ फिर ग्लूकोज बनाओ, और लिंकिंग कौन सी करनी है, 1,4 करनी है, और लेने कौन से दोनों, बीटा। बीटा लेने का मतलब क्या, जो एनोमेरिक कार्बन है ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन, उस पे OH ऊपर होगा, अबव होगा, यहाँ भी OH अबव होगा। पहले तुम्हें बनाना है गैलेक्टोज और फिर बनाना है ग्लूकोज, ठीक है, सिखाया है ना गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाना। गैलेक्टोज बनाओ और ग्लूकोज बनाओ, और लिंकिंग कौन सी करोगे, 1,4 लिंकिंग करोगे, ठीक है। तो लिंकिंग क्या होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फॉर्मूला इसका भी सेम होगा, C12H22O11। अब जो लैक्टोज है ना, उसे हम बोलते हैं मिल्क शुगर, क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट है सुक्रोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुक्रोज किस किस से मिलके बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना है। अब ग्लूकोज का तो हमें लेना है अल्फा, ग्लूकोज का हमें क्या लेना है, अल्फा, और अल्फा भी कौन सा कार्बन लेना है, फर्स्ट कार्बन। और फ्रक्टोज में हमें बनाना है बीटा फ्रक्टोज, और बीटा फ्रक्टोज का लेना है कार्बन नंबर 2। कौन सा कार्बन, 2। देखो ये है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें अल्फा बनाना है, ग्लूकोज अल्फा बनाना है, तो एनोमेरिक कार्बन पे OH कहाँ आएगा, बिलो, तो OH लिया बिलो। दूसरा बनाना है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की रिंग का नाम फ्यूरानोज, क्या रिंग का नाम, फ्यूरानोज। शेप कैसी होगी, पेंटागनल, तो पेंटागनल रिंग बनाई, और यहाँ पे हमें बीटा बनाना है, बीटा बनाना है, तो एनोमेरिक कार्बन पे OH कहाँ पे होगा, बीटा में अबव, OH कहाँ होगा, अबव। और हमें लिंकिंग करानी है फर्स्ट और सेकंड कार्बन की, किस किस की लिंकिंग करानी है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन की। तो यहाँ पे लेंगे फर्स्ट कार्बन, और इसका लिया सेकंड कार्बन, यही है ना सेकंड, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है फ्रक्टोज में, फर्स्ट है ना, रिंग के बाहर होता है फर्स्ट कार्बन, तो सेकंड कार्बन लिया और फर्स्ट कार्बन लिया, यहां से निकाल देंगे एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सुक्रोज, क्या बन गया, सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज में किस किस की लिंकेज होगी, अल्फा 1 बीटा 2 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लूकोज कैसा है, अल्फा, ग्लूकोज कैसा है, अल्फा, उसका कार्बन नंबर लिया 1। फ्रक्टोज कैसा है, बीटा, उसका कार्बन नंबर लिया 2, ठीक है। तो माल्टोज में लिंकिंग बताओ कौन सी थी, अल्फा 1,4 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज में बीटा 1,4 थी या 6 थी, 4 थी, बीटा 1,4 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और फर्स्ट लेना है कार्बन गैलेक्टोज का, और फोर्थ कार्बन लेना है ग्लूकोज का, ठीक है। फर्स्ट कार्बन गैलेक्टोज का लेना है और फोर्थ कार्बन ग्लूकोज का लेना, और निकाल देना एक वाटर मॉलिक्यूल। तो लैक्टोज में कौन सी है, बीटा 1,4 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लास्ट क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होगा, अल्फा 1 बीटा 2 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ग्लूकोज कैसा लेना है, अल्फा, ग्लूकोज का कार्बन नंबर लेना है 1। फ्रक्टोज कौन सा लेना है, बीटा, उसका कार्बन नंबर लेना है 2, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बना के देखो एक बार, करना बन, करना है मांशुबन। देखो तो सुक्रोज में कौन सी लिंकिंग हुई, अल्फा 1 बीटा 2 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अल्फा किसका लेना है, ग्लूकोज, और कार्बन नंबर 1, बीटा फ्रक्टोज, कार्बन नंबर 2, ठीक है। लास्ट है ट्री हेलोज। अब ट्री हेलोज भी किससे मिलके बना था, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, मतलब दोनों ग्लूकोज लेने, और दोनों ग्लूकोज होंगे अल्फा, दोनों ग्लूकोज होंगे अल्फा, ठीक है। और दोनों का लेना है कार्बन नंबर 1, ठीक है। तो इसकी तो लिंकिंग बहुत आसान है, दोनों ग्लूकोज का लेंगे कार्बन नंबर 1, ठीक है, और दोनों ग्लूकोज होने चाहिए अल्फा। तो ट्री हेलोज में लिंकिंग कौन सी होगी, अल्फा 1,1 ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब जो ट्री हेलोज है वो हमें इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में मिलता है। हीमोलिम्फ क्या होता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है ना,
तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, हीमोलिम्फ। क्या होता है इंसेक्ट्स में, हीमोलिम्फ होता है। तो इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होता है ट्रीएलोज। क्या प्रेजेंट होगा, ट्रीएलोज। और ट्रीएलोज किस किस से मिलके बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, रिड्यूसिंग शुगर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन इसके केमिस्ट्री में आते हैं। तो देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, दीज आर शुगर्स विच रिड्यूस क्यूप्रिक आयन टू क्यूप्रस आयन एंड फेरिक आयन टू फेरस आयन ऑफ फेलिंग और बेंडिक्ट सोल्यूशन। केमिस्ट्री में पढ़ा है तुमने, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन। अब फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक्ट सोल्यूशन में क्या होते हैं, कॉपर आयन और फेरस आयन। कौन से आयन होते हैं, कॉपर के और आयरन के आयन होते हैं, है ना। अब एक है क्यूप्रिक और एक है क्यूप्रस। क्यूप्रिक मतलब कॉपर की पावर, सॉरी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी क्यूप्रिक में, फेरिक में कितनी होगी, फेरिक में कितनी होगी, +3। साफ है तुम्हारा तो सब। देखो जो क्यूप्रिक आयन होता है ना, वो होता है कॉपर 3 पॉजिटिव। क्या होता है, कॉपर 3 पॉजिटिव। जहां भी ये पीछे IC आता है ना, उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, क्यूप्रिक आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और फेरिक आयन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फेरस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्यूप्रस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्या होगी, +2। अब देखो जैसे ये तुम्हारे पास एक बीकर था, ठीक है, इस बीकर में तुम्हारे पास फेलिंग या बेंडिक्ट सोल्यूशन था। कौन सा सोल्यूशन था, फेलिंग या बेंडिक्ट सोल्यूशन प्रेजेंट था। अब फेलिंग या बेंडिक्ट सोल्यूशन में क्या होता है, क्यूप्रिक आयन होंगे या फेरिक आयन होंगे। कौन से आयन होंगे, क्यूप्रिक आयन या फेरिक आयन होंगे। क्यूप्रिक आयन मतलब कॉपर 3 पॉजिटिव, फेरिक आयन मतलब Fe3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमने कोई एक शुगर डाला, क्या डाला, शुगर। तो ऊपर से हमने क्या डाला, एक शुगर डाला। अब शुगर डालने के बाद अगर कॉपर 3 पॉजिटिव रिड्यूस होके बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव, या Fe3 पॉजिटिव इस सोल्यूशन में रिड्यूस होके बन गया Fe2 पॉजिटिव, यानी क्यूप्रिक से बन गया क्यूप्रस और फेरिक से बन गया फेरस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है या बढ़ी है, पानी पी के आओ, कम हुई है या बढ़ी है, कम हुई है। तो रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस। क्यों हुआ रिड्यूस, इस शुगर के आने की वजह से। इसीलिए हमने इस शुगर को बोला रिड्यूसिंग शुगर। कैसा शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। अब हमें कैसे पता कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुए या नहीं, दिखेगा तो नहीं ना, हमें दिखता है कलर। क्या दिखता है, कलर। जब क्यूप्रिक आयन होगा तो कलर अलग होगा। अगर ये शुगर डालने के बाद कलर चेंज हुआ, मतलब क्यूप्रिक आयन किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूप्रस आयन में। अगर कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब क्यूप्रिक आयन अभी भी क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन है, तो वो शुगर रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग। तो शुगर डालने पे अगर सोल्यूशन के क्यूप्रिक आयन बदल जाते हैं क्यूप्रस आयन में और फेरिक आयन बदल जाते हैं फेरस आयन में, तो वो शुगर है रिड्यूसिंग, वरना वो शुगर है नॉन रिड्यूसिंग। अगर कलर सेम रहा तो शुगर नॉन रिड्यूसिंग, कलर चेंज हो गया तो शुगर रिड्यूसिंग। कैसा होगा, रिड्यूसिंग। अब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बात है, तुम्हारा मन करे तो याद रख लेना। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, देखो जो तुम्हारे काम की बात है वो ये है कि सारे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, वो रिड्यूसिंग शुगर है। सारे मोनोसेक्राइड्स क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर। मैं पूछू ग्लूकोज रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। तुम्हें ऑप्शन में 4 शुगर दे देगा और उन 4 शुगर में से पूछेगा बताओ कौन सा रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, ऐसे बनता है क्वेश्चन। तो देखो, लेकिन अगर हम बात करें डाइसेक्राइड की, तो डाइसेक्राइड में सिर्फ सुक्रोज और ट्रीएलोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग है, बाकी सारे डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग है। ये 2 लाइन तुम्हारे काम की है, ठीक है। सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग, सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसेक्राइड में तुमने किस किस का एग्जांपल पढ़ लिया,
राइबोस, है ना, ग्लूकोज, राइब्यूलोज, फ्रक्टोज, इरिथ्रोज, इरिथ्रुलोज, है ना, ये सब पढ़े हैं ना। तो ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर, मतलब ये फैलिंग और बैंडिक सोल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे। डाइसैकेराइड भी सारे रिड्यूसिंग है, डाइसैकेराइड शुगर भी सारे रिड्यूसिंग है, एक्सेप्ट 2, सुक्रोज और ट्रीहेलोज। सुक्रोज और ट्रीहेलोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसे शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ऑप्शन में यूं ही दिया होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछते हैं, 3-4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें सुक्रोज मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। पीवाईक्यू में आया भी हुआ ये क्वेश्चन पहले। अब सुक्रोज जो है ना, इसे हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर, क्योंकि जब हमने सुक्रोज के ऊपर लाइट डाली ना, तो वो लाइट रोटेट करगी प्लस 66.5 डिग्री, राइट? कितना रोटेट की? प्लस 66.5 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है। कैसा शुगर है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो सुक्रोज तो क्या है? डी शुगर। सुक्रोज क्या है? डी शुगर, क्योंकि उसने लाइट को घुमाया राइट साइड में। कैसे घुमाया लाइट को? राइट साइड में, प्लस है उसके आगे। लेकिन जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, अब देखो, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिले थे, तो वाटर निकला था या जुड़ा था? निकला था, और वाटर निकला था, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के कौन सी शुगर बनी थी? सुक्रोज। क्या बनी थी? सुक्रोज। मतलब जब पानी निकलता है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो बनता है सुक्रोज। अगर सुक्रोज को पानी दे दोगे तो अब टूट के क्या बनेंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बनेंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो अब तुमने पानी दिया, हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब टूटना। पानी दिया तो सुक्रोज टूट जाएगा। टूटेगा किसमें? जिससे बना था, है ना। तो किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जब हमने ग्लूकोज पे लाइट डाली ना, तो ये हमें मिला डी शुगर। ग्लूकोज कैसा शुगर मिला? डी शुगर। और फ्रक्टोज मिला एल शुगर। मतलब ये लीवो रोटेटरी और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो बताओ, सुक्रोज तो कैसा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पर टूट के कैसा हो गया? डेक्स्ट्रो भी और लीवो भी। लेकिन ज्यादा तुम्हें कौन सा दिख रहा है, लीवो या डेक्स्ट्रो? ज्यादा। मैग्नीट्यूड देखो बस, साइन मत देखो। ज्यादा कौन सा दिख रहा है? लीवो रोटेटरी। तो पहले तो क्या था? डेक्स्ट्रो। अब नेट क्या हो गया? लीवो रोटेटरी। तो ये इन्वर्ट नहीं हो गया, उल्टा नहीं हो गया, है ना। इसीलिए सुक्रोज को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, कि पहले तो क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी शुगर, पर पानी डालने के बाद क्या हो गया? नेट क्या आ रहा है? लीवो रोटेटरी, यानी एल शुगर। तो ये इन्वर्ट हो गया, इसीलिए सुक्रोज का नाम है इन्वर्ट शुगर। माल्टोज को और क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर। लैक्टोज को मिल्क शुगर। लैक्टोज को क्या बोलेंगे? मिल्क शुगर। मिल्क में जो शुगर होती है वो होता है लैक्टोज, ठीक है। और सुक्रोज क्या होगा? इन्वर्ट शुगर, ठीक है। कर दो।